यस सर। सर नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते नारायण लाल जी। आप प्रतापगढ़ से हैं? यस सर। आप यहाँ के हमारे इसमें जो है इसमें कितनी दफा इंटरव्यू देने आए? सर ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। गुड। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? मेरे सर प्रतापगढ़ जिले के अरनोद तहसील के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ी कचनारा में। वेरी गुड। आप हिस्ट्री का कौन सा आपने उसे स्पेशलाइजेशन था आपका? आधुनिक भारत का इतिहास सर। गुड। चलिए, ब्रिटिश काल में भू राजस्व की एक जो है आरसी मजूमदार ने एक स्टेटमेंट है। आरसी मजूमदार का एक स्टेटमेंट है कि शुरू में जो है ना ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने अपनी न्याय व्यवस्था का विकास उनके जो है ना मतलब भू राजस्व व्यवस्था को विकसित करने के लिए ही किया था। इसको समझाइए आप 2 लाइनों में। अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था का विकास अपनी भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिए ही इसका विकास किया था। ये सर क्वेश्चन अंग्रेजों आईएएस ने में आता है। जी सर, अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था उनकी आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व ही था। तो उन्होंने सामंतों के ऊपर और किसानों के अनिवार्य भू राजस्व दे, इसलिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा करके और भू राजस्व लेने की व्यवस्था की थी सर। चलो, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका, है ना। एक ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा सर अभी। अच्छा चलिए, मैं अब रिव्यू करते समय इन सबका जवाब बताऊंगा आपको। गदर पार्टी के बारे में क्या जानते हो आप? गदर पार्टी का गठन सर अमेरिका में हुआ था और इसके प्रमुख संस्थापक लाला हरदयाल माने गए हैं। कब कब किया था ये? सर 1913 के आसपास। अमेरिका के किस जो है ना शहर में हुआ था ये? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, या तो सैन फ्रांसिस्को या पोर्टलैंड, दोनों में से सर एक। सैन फ्रांसिस्को राइट है। सैन फ्रांसिस्को राइट आंसर जी थैंक यू है। सर। अच्छा, सिंगापुर क्रांति के बारे में क्या जानते हो आप? सिंगापुर सर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापान की सेना ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के खिलाफ लड़ रही थी, तो उस समय रास बिहारी बोस उन्होंने और जो कैप्टन मोहन सिंह थे, उन्होंने वहां पर एक भारतीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन किया था सर। कहाँ पर? सिंगापुर में सर। सिंगापुर क्रांति नहीं है वो, सिंगापुर क्रांति इज डिफरेंट थिंग। सिंगापुर। सॉरी। हम्म द्वैध शासन से क्या समझते हो आप? द्वैध शासन में सर इसको ब्रिटिश शासन काल में मुख्य रूप से 1919 के अधिनियम में प्रांतों में लागू किया गया था, जिसमें जो विषय होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित विषय और रक्षित विषय सर। तो उसमें क्या हुआ था? हस्तांतरित उसमें यह था सर, हम्म हस्तांतरित विषय जो थे मुख्य रूप से जो भारतीय मंत्री थे उनको दिए गए थे, और जो रक्षित विषय थे वो गवर्नर के पास होते थे सर। इसमें मुख्य रूप से जो इनकम के जो विभाग थे वो गवर्नर ने खुद रखे, और जो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, इस तरह के विभाग भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे, और मंत्रियों की जिम्मेदारी विधान परिषद के प्रति रखी थी, और गवर्नर के प्रति सॉरी सर, मंत्रियों की जिम्मेदारी विधान परिषद के प्रति रखी गई थी। अच्छा, ये भूप सिंह ने किस नाम से आंदोलन चलाया था और कहाँ चलाया था? भूप सिंह ने सर इनका मूल भूप सिंह जो विजय सिंह प्रतीक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने चित्तौड़ के ओछी ग्राम में एक संगठन बनाया था। इसके बाद इन्होंने बिजलिया किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, ये सांप्रदायिकता का विकास का कॉन्सेप्ट कहाँ से हमें दिखाई देता है? किस कथन से? किसने कही थी ये बात? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया सर।
सांप्रदायिकता का विकास किस स्टेटमेंट के बाद शुरू हुआ ज्यादा, इसको बहुत प्रभावशाली रूप से जो है लागू किया गया अंग्रेजों द्वारा? इसका सर जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको ब्रिटिशों ने हिंदू और मुस्लिम के रूप में फूट डालो और राज करो के बाद से जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इसके बाद 1909 के अधिनियम में उनको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के माध्यम से और ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। अच्छा, ये बताइए कि ये तलवार स्कूल से क्या समझते हैं आप? सॉरी सर, मैं पढ़ नहीं पाया इसके बारे में। तलवार स्कूल का ये कहाँ था, ये कुछ पता नहीं है? जी सॉरी सर। अच्छा, आजाद हिंद फौज के किन लोगों पर जो है ना मुकदमा चला था? आजाद हिंद फौज के सर मोहन सिंह थे और सर सॉरी सर, याद नहीं आ रहा सर अभी मुझे। चलो मैं शाहनवाज आपको भिल- रिव्यू है, जी जी सर, सॉरी याद नहीं आ रहा सर मुझे अभी। दिमाग लगाइए। मोहन सिंह थे और शाहनवाज ढिल्लो थे सर एक, और सही है ना? सॉरी तो आप सही तो बता रहे हो, फिर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? सर मैं इस क्लियर तरह नहीं की हूँ। क्वेश्चन क्लियर नहीं होना तो उसमें कह सकते हैं मैं अनुमान लगाना चाहता हूँ सर। जी जी सर। जहां पर क्लियर, हाँ मैं इसमें ही कर, तो मैं आपके क्वेश्चंस का जो है ना वो मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ना वो आरसी मजूमदार ने सबसे पहले इस बात को उजागर किया था कि जो है ना भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश कालीन शुरू की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो जो है उन्होंने अपने लैंड रेवेन्यू को जो है ना वसूल करने के लिए विकसित की थी। और इसलिए दीवानी जितने भी मामले होते थे उनके लिए तो उन्होंने न्यायाधीश नियुक्त कर दिए, लेकिन हाँ, फौजदारी मामले जिसमें हत्या और चोरी डकैती वाले जो भी मामले थे वो भारतीय जो न काजी और मुफ्ती आदि जो करते आ रहे थे उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए। जी जी। यू आर फॉलोइंग? यस सर। हाँ, तो उन्हीं पर छोड़ दिया। और ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है एक दफा, और जी इसलिए जो बिल्कुल। है ये क्वेश्चन पूछा कि आप हिस्ट्री से रिलेटेड जो है पर्सन है आप, और जो है ना इसको एजुकेशन पढ़ाते भी हैं, तो नेचुरली मैंने कहा आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होगा। तो ये जो है ना फौजदारी मामले बहुत बाद में जो है ना इन्होंने जो है जाकर इसको दीवानी और फौजदारी एक तरह से पूरा पैरेलल व्यवस्था को शुरू किया था बाद में जाके। ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो दूसरा क्वेश्चन था वो जो है ना 1800 मैं वेलिजनी ने लॉर्ड वेलिजनी ने जो है ना इसकी स्थापना की थी और इसके बाद में 2-3 साल बाद ही इसको ये आईएएस, या यूं कह सकते हैं आईएएस तो नहीं, उस समय आईएएस नाम नहीं था, लेकिन जो जो भारत में जो अधिकारी अंग्रेज अधिकारी जो काम कर रहे थे यहाँ पर जिनसे रेवेन्यू का काम लेते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए ये कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी उन्होंने। और फिर बाद में जो है इसको वहां से बंद कर दिया गया 1802 में वापस। लेकिन ये जो है ना ये भी कहीं आ चुका है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को कभी कभी इस तरह की बात पूछ लेते हैं। जी ये जी गांधी सर। पार्टी के बारे में लाला हरदयाल ने 1813 में सैन फ्रांसिस्को में, आपने सही बताया था, उन्होंने जो है ना सैन फ्रांसिस्को में ही इसकी स्थापना की थी। और इसको पहले हिंदुस्तान हिंदी एसोसिएशन था इसका नाम, जी सर। हिंदी एसोसिएशन था, फिर बाद में गदर पार्टी दिया गया। सिंगापुर क्रांति जो है ये गदर पार्टी के लोग तोरशा मारू जहाज से लौट रहे थे वापस उधर से क्या कनाडा की तरफ से, और सिंगापुर में इन्होंने जो है झंडा फहराया था इंडिया का, भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तो फिर जैसे ही अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेज यहाँ से जो है ना अमेरिका मतलब इंडिया से जो है ना भारतीय सेनाएं वहां गई और इनको 37 लोगों को जो है ना फांसी की सजा दी गई, और कुछ 40 या 41 लोगों को जो है ना फिर बाद में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने केवल झंडा फहराया था और कुछ नहीं किया जिसमें। तो ये जो है ना जी जी। इसलिए ये सिंगापुर क्रांति का जो है ना इम्पोर्टेंस है। द्वैत शासन आपने सही बताया था, भूप सिंह का विजय सिंह पथिक थे, बिजोलिया आंदोलन से रिलेटेड थे। सांप्रदायिकता का जो है ना आपने क्वेश्चन में है, ये सबसे पहले कर्नल कोक ने कहा था ये कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए। यू आर फॉलोइंग? यस सर। हाँ,
कर्नल कोक ने ये कहा कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्रवादिता को जो है कमजोर करने के लिए हम दोनों ग्रुपों को, मुसलमानों को और हिंदुओं को एक ना होने दें। हमारा यही जो है शासन करने का यहाँ बहुत बड़ा पैमाना साबित होगा। जी जी। तलवार स्कूल जो है ना, ये नौसेना के विद्रोह से रिलेटेड है। तलवार स्कूल जो है ना बॉम्बे में था ये, और नौसैनिक जो है नौसेना के जो सोल्जर्स होते थे उनको वहां ट्रेनिंग करवाई जाती थी। और आपको मैं बता दूं कि वहां पर इनको जो है ना चावल जो खिलाए जा रहे थे उसमें कंकड़ होते थे। तो एक दिन जो है ना वहाँ के जो सोल्जर्स ने ये उनके जो है ना कैप्टन को ये बात कही कि जो अंग्रेज कैप्टन था उसको कहा कि जो है ना मतलब इसमें कंकड़ आते हैं। तो कैप्टन ने क्या, चूजर्स आर नॉट बेगर्स आर नॉट चूजर, ये शब्द बोला था उन्होंने। बेगर्स आर नॉट चूजर, वो बेगर्स चूजर नहीं हो सकता है? तो उसने कहा कि तुम तो साले जो है ना वो हो, क्या कहते हैं, मतलब वो भिखमंगे हो, तुम्हें चूज करने का अधिकार नहीं हो सकता, कंकर खा रहे हो तो खा लो। इस आधार पर फिर वहां बहुत बड़ा तगड़ा जो है ना वहां पर ये हुआ था। नॉट ओनली बॉम्बे, विशाखापट्टनम से लेकर पूरा कोचीन तक, और उधर इस विशाखापट्टनम और इधर मुंबई, पूरे जो है ये जो है कोस्टल एरिया में हड़ताल हुई थी। और उसके बाद ही एटली ने जो है मतलब भारत को आजाद करने की घोषणा की थी। तो ये तलवार स्कूल का और आजाद हिंद फौज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इसमें। जी जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन और, क्या आप गांधी जी को जो है ना मतलब स्वतंत्रता की आजादी के लिए जो है ना बहुत उनको उनके कारण आजाद हुई है भारत, उनके आंदोलन के कारण या और कोई कारण? सर इस आंदोलन में गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। इसी कारण से हम 1919 के बाद से हम उनको पूरा युग गांधी युग के नाम से जानते हैं। लेकिन और भी पूरा देश में अंग्रेजों के प्रति बहुत बड़ा विद्रोह होने लग गया था। हम निश्चित रूप से आजाद होते अगर गांधी जी नहीं होते तो भी, लेकिन गांधी जी के योगदान को हम नकार नहीं सकते। उसको मैं एक शब्द में और क्लियर कर दूं आपको, एक लाइन में, कि गांधी जी ने आजादी, पहले जो कांग्रेस थी ना वो केवल जो है ना एक सीमित अधिवेशनों से मतलब काम चल रहा था, अधिवेशन के अलावा उनका कोई योगदान नहीं। गांधी जी ने इसको आम लोगों की समस्या बनाया, आम लोगों की प्रॉब्लम बनाया, और उसी से जो लोगों में पूरे देश में जागृति फैली। यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाद में जो है ना आजाद जो है ना अंग्रेजों ने ये तलवार स्कूल और के जो नौसेना के विद्रोह और अमेरिका के दबाव और तेलंगाना विद्रोह, ये जो हुआ तेभागा आंदोलन, कर दो। तो अमेरिका और नौसेना का विद्रोह और आजादी हिंद फौज की वजह से तत्काल उन्होंने जो इसको आजाद किया। लेकिन गांधी जी ने सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने आम लोगों की समस्या बनाया आजादी को। चलिए, मैं मेरी बुक बता रहा हूँ, ये मेरी बुक है प्राचीन भारत आधुनिक भारत का इतिहास एवं विरासत। ये अटलांटिक पब्लिशर से पब्लिश है, और ये आईएएस का सिलेबस और आरएस का सिलेबस को कवर करती है। ये करीब 20 साल से चल रही है, 20-25 साल से। इसके 6-7 एडिशन आ चुके हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपी थी। एक और बुक है प्राचीन भारत, ये भी इंडियन सिविल सर्विस के, ये जो है इसका 8 एडिशन आ चुके हैं। ये मैग्रा हिल एजुकेशन से पब्लिश है, और ये सारे पिछले सारे क्वेश्चंस कवर कर रही है दोनों बुक्स, आईएएस के और आरएस के। चलिए नारायण लाल जी, आपको आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका जो है ना काफी, मैं 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो कोई इश्यू नहीं है, वो नहीं आते कभी बहुत। मैंने खुद भी आरपीएससी का जो है ना हुआ था, तब मुझे भी 2-4 क्वेश्चन नहीं आए थे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन देन आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी, और आप कब है आपका? 12 जुलाई को सर। हाँ, यू हैव सफिशिएंट टाइम, इस बीच में तो आप अच्छी तैयारी कर लीजिए, और आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी नारायण जी, सुन पा रहे हो? यस सर। मुझे भी इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? इतिहास का अध्ययन सर हमें प्राचीन घटनाओं से हमारा वर्तमान को और हम उसके बाद भविष्य की योजना के निर्माण में काफी सहायता मिलती है सर। अच्छा,
और इतिहास के माध्यम से हमें पुरानी जो हमारी कला संस्कृति सभ्यता इसके बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, एक प्रशासक क्या सीख ले सकता है इतिहास से? सर, एक प्रशासक को इतिहास से काफी सीख मिलती है। आ, अगर जैसे कोई विद्रोह हुआ है तो क्यों हुआ, इसी तरह से अगर वर्तमान समय में अगर जनता की कोई मांग है तो किस तरह से विद्रोह हो सकता है, ये जानकारी एक प्रशासक इतिहास से अच्छी सीख सकता है। जैसे सर अलाउद्दीन, मैं सर एक उदाहरण देना चाहूंगा सर, अगर आपकी अनुमति हो। जी। सर अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह अपने बाजार व्यवस्था में सभी सामान की जो रेट फिक्स करके दुकानों के बाहर छिपे थी, उसी तरह से अगर राजस्थान सरकार की स्कीम देखी जाए, जैसे ई मित्र के वहां पर सभी स्कीम्स की जितना चार्ज लगता है उन सब की लिस्ट बाहर छिपे जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की नीति हमें इतिहास से भी सीखने को मिलती है। बहुत अच्छा। एक मुझे बताइए, जाति व्यवस्था के बारे में क्या विचार है आपके? सर प्रारंभ में जाति एक खुली व्यवस्था थी जो अपने व्यवसाय के आधार पर चयनित की जाती थी, लेकिन बाद में यह एक बंद व्यवस्था हो गई है जो जन्म के आधार पर हो गई है सर। अब मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूँ, ये तो फैक्ट बता रहे हैं आप। जी सर, जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए अब सर धीरे धीरे। अच्छा, प्रशासन को प्रभावित करती है क्या जाति व्यवस्था? जी करती है सर। अच्छा। एक मुझे ये बताइए कि आपने देखा होगा कि जब कभी किसी क्षेत्र में कोई स्थिति बिगड़ जाती है, अशांति फैल जाती है, तो उसको सुलझाने के लिए या शांत करने के लिए उसी जाति के ऑफिसर्स लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सर इसमें यह देखा जाता है कि अगर किसी अफसर को लगाया जाता है तो उस अधिकारी के प्रति जनता की कहीं ना कहीं सहानुभूति होती है थोड़ी सी, और उसके जो अधिकारी होता है वो उन जनता की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता है और उनको अच्छी तरह से समझा भी सकता है। अच्छा, तो ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली बात है क्या? नहीं, बढ़ावा देने वाली तो नहीं है सर, लेकिन जिस तरह का प्रशासन में इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसका समाधान इस तरह से हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने क्षेत्र की समस्याएं बताइए, प्रतापगढ़ जिले सर की। मैं प्रतापगढ़ जिले की सर अगर मुख्य समस्या देखी जाए तो औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और शिक्षा की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ, और सिंचाई और पेयजल की काफी समस्या है प्रतापगढ़ जिले में। अच्छा, राजस्थान का इतिहास किसने लिखा था व्यवस्थित रूप से? सर कर्नल जेम्स टॉड ने सर। किसने? कर्नल जेम्स टॉड सर। अच्छा, इनकी बुक्स के नाम बता सकते हैं आप? यस सर। सर याद नहीं आ रहा सर मुझे अभी, एंटिक्विटीज ऑफ, सॉरी सर याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, एक मुझे ये बताइए कि मान लीजिए आप एसडीएम हैं और आपके ऑफिस में कुछ महिलाएं प्रदर्शन के लिए आई हैं उनकी समस्याओं को लेकर, जैसे पेयजल की समस्या है, वो अभी गर्मी में आप जैसे बता रहे थे आपके क्षेत्र की भी समस्या है, तो कैसे शांत करेंगे उनके आक्रोश को? सर महिलाएं आई है अगर इस तरह के मांग को लेकर के, तो निश्चित रूप से उनकी मांग को पूरी सहानुभूति से सुना जाएगा, और जिस स्तर पर उस समस्या का समाधान हो सकता है उसको करने की कोशिश करूंगा सर। अगर मेरे ग्राम पंचायत स्तर से अगर उस समस्या का समाधान हो सकता है तो उससे करवाऊंगा, अगर मेरे स्तर उपखंड स्तर से अगर समस्या का समाधान होगा तो वहां से, या उच्च स्तर से होगा तो फिर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से वहां से करवाने की कोशिश करूंगा सर। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो मटके फोड़े जाते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उनको अपमानित किया जाता है, अपनी जेंडर को लेकर विशेष रूप से वो ताकतवर फील करती है उस टाइम, उनका आप कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते हैं, तब यस कैसे हैंडल करें? सर, उनको समझाने की कोशिश करूंगा और पूरी ध्यान से उनकी बात को सुनूंगा, और ये उनको समझाऊंगा हाँ आपकी जो मांग है पेयजल ये अति आवश्यक मांग है, और उसको जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करूंगा सर।
अच्छा, वो आपको अपमानित कर दे उसके बाद भी? जैसे कई बार आप देखते हैं कि चूड़ियां पहनाई जाती है या कुछ काली सी पोत दी जाती है, उसके बाद अगर ऐसी कोई घटना हो तो? सर मैं उनकी मांग, जैसे ही वो आएंगे उस तुरंत उनकी मांग को मैं सुनूंगा सर। इस तरह की घटना मुझे लगता है मैं पहले ही उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है नारायण लाल जी, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, इतिहास का बहुत अच्छा रोल बताया आपने और एक उदाहरण दिया आपने जो बहुत अच्छा है, उचित मूल्य की दुकानों वाला। इसके अलावा आपने जो जाति व्यवस्था को लेकर है वो भी अच्छा एक आंसर दिया कि जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन कैसे होगी ये एक और उत्तर आप तैयार रखें, क्या सुझाव है आपके खत्म करने? ठीक है। जी और बाकी ये जो सामान्य से क्वेश्चंस थे वो आपके अच्छे हैं आंसर इसमें, काफी और लास्ट वाला क्वेश्चन ये जो सिचुएशनल था उसमें भी आपने अपना धैर्य बनाए रखते हुए कैसे आप समाधान करेंगे वो अच्छा बताया इसमें। तो नारायण लाल जी, पिछले मौके के मुकाबले काफी मैंने अलग इस बार प्रश्न किए और काफी अच्छे उत्तर आपके। शुभकामनाएं आपको। और जी अभी जब तक समय है आप और अध्ययन करते रहें, बाकी ललित जी सर बताएंगे। जी शुभकामनाएं। जी। थैंक यू सर। हाँ नारायण जी, जी नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा ये बताएं कि आज राफेल को लेकर कोई विवादित स्थिति बताई गई है, यस रफाल सर। राफेल विमान। जी सर। आ, सर ये रफाल हमने फ्रांस से खरीदे थे। फ्रांस का एक एनजी है, उसने वहाँ के जो कोर्ट है वहाँ पर इस मामले की अनियमितता को लेकर के कोई याचिका दायर की है। तो वहाँ इसकी जांच करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। उस मामले को लेकर के ये सुर्खियों में है सर। कौन सा एनजीओ है ये? एनजीओ का नाम है सर शेरपा। ओके। और शेरपा ने एक रिपोर्टर की रिपोर्ट के आधार पर ये काम किया, वो कौन सा रिपोर्टर? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा सर मुझे अभी। ओके ओके ओके। अच्छा, इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन पर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, बता सकते हैं क्या है? यस सर, जो फ्रांस की जो राफेल बनाने की जो कंपनी है, दसा दसान नाम है सर उसका, उसने राइट। रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ सर एक जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया है, जिसमें द शेरपा ने यह आपत्ति जताई है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं है, और तो फिर भी आपने उसके साथ क्यों करार किया है, और जिसमें रिलायंस को 49% की हिस्सेदारी दी गई है। इस बात को लेकर के उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई सर। ओके। अच्छा ये बताएं कि अभी जो कोवैक्सीन है, इसका जो फेज 3 का जो ट्रायल हुआ है, उसमें इसको कितना सुरक्षित बताया गया है? इसका कितना? सर इसमें सर 73% तक सुरक्षित बताया गया है सर। 73? 3। ओके। वो आप ध्यान रखें 77.8 है। जी जी। अच्छा बताएं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या डिफरेंस है? कोवैक्सीन मूल रूप से एक भारतीय कंपनी द्वारा भारत में बनाई जा रही है, और जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनवाई जा रही है, लेकिन इसमें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की उसकी जो दवा बनाई है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा सर साइंटिफिक डिफरेंस बता सकते हैं? सर इसमें ये जो कोवैक्सीन है, इसमें सर जो वायरस होता है वो बिल्कुल कमजोर या मृत कोरोना वायरस का इस्तेमाल करके इसका निर्माण किया गया। और कोविशील्ड में सर एक जीवित वायरस का इस्तेमाल किया गया सर। जीवित कमजोर वायरस का? जी जी। ठीक है। अच्छा, अभी कनाडा कोई घटना को लेकर चर्चा में? सर हीट वेव को लेकर के अभी कनाडा चर्चा में है सर। क्या है वो, क्या होता है? सर जब
किसी क्षेत्र विशेष पर एक सामान्य औसत तापमान से अगर लगातार 5 दिन या उससे ज्यादा अगर उस औसत तापमान से 5 डिग्री से ज्यादा का तापमान रहता है तो उसको हम हीट वेव कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी और लू चलती है सर। अच्छा, हीट डोम भी होता है, हीट डोम? जी सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है। अभी जो कनाडा में जो घटना हो रही है वो हीट डोम ही है। सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो। अच्छा बताएं, ब्राजील में किस भारत के वैक्सीन को लेकर क्या विवाद की स्थिति बनी? ब्राजील ने सर भारत की जो कोवैक्सीन है उसको खरीदने के लिए कोई करार किया था, और वहां पर जो ब्राजील के किसी सीनेटर ने, नाम याद नहीं आ रहा, सीनेटर ने सर उन पर कोई आपत्ति दर्ज करवाई है इसमें भ्रष्टाचार की इस तरह की। कौन है लेकिन अभी ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? सॉरी सर, नाम याद नहीं आ रहा सर मुझे। ओके, अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान को अभी वापस FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया। जी सर। क्या होती है ग्रे लिस्ट और कौन रखता है इसको? इसमें सर एक जो वित्तीय संस्था है जिसमें मुख्य रूप से G7 देशों द्वारा अनुदान दिया जाता है, और इसमें पाकिस्तान से कुछ पॉइंट दिए गए थे, उनमें इनमें आपको सुधार करना, जिसमें लगभग 27, सर मैं जहाँ तक याद करूँ 27 पॉइंट थे, उनमें 26 पॉइंट में उन्होंने सुधार कर दिया, लेकिन एक पॉइंट में उन्होंने सुधार नहीं किया, जो वहाँ पर उनके जो आतंकवादी है उनको आर्थिक सहायता और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस एक मामले को लेकर के पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में रखा गया है। क्या होती है ग्रे लिस्ट? सर इसमें पाकिस्तान को जो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे लोन लेने में दिक्कत आती है, थोड़ी सी आसानी से उनको लोन उपलब्ध नहीं हो पाता था। ब्लैक लिस्ट? ब्लैक लिस्ट में सर उनको किसी देश को अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उसको किसी भी तरह के वित्तीय लोन उपलब्ध नहीं करवाएगा। ओके, अंतिम प्रश्न मेरा, ये गुजरात निषेध अधिनियम ये क्या है? गुजरात निषेध अधिनियम। सॉरी सर, मैं पढ़ नहीं पाया इसको। बहुत बढ़िया नारायण जी, बहुत अच्छी तैयारी आपकी करंट इश्यूज वगैरह को लेकर, आपने लगभग सारे उत्तर दिए हैं। शैली अच्छी, आपकी बोलने का तरीका बढ़िया है। दसॉल्ट और रिलायंस का आपने अच्छा बताया है। इसके अलावा जो रिपोर्टर है उनका नाम है फिलिपन यान, ये जी सर फ्रेंच न्यूज पोर्टल है मीडिया पार्ट के रिपोर्टर है। शेरपा आपने बता ही दिया है जी। सिम का बात हो गई है। और कनाडा में हीट डोम है जिसमें जो विषुवत-रेखीय हवाएं हैं वो कर्क रेखा पर उतरने के बजाय थोड़ी आगे जाकर कनाडा में उतर गई है गर्म हवाएं, इससे वहां पे एक आकार हो गया, गुंबदनुमा हवा का घेरा बन गया जिससे अत्यधिक गर्मी वहां उत्पन्न हो गई। ये हमने बात। और ये जो गुजरात निषेध अधिनियम है ये 1949 में लागू हुआ था। इसके तहत गुजरात में शराबबंदी की गई। अभी चर्चा में आने का है कि अभी इसके विरुद्ध एक याचिका डाली गई कि गुजरात में भी वापस शराबबंदी को हटाया जाए। ये ध्यान रखें। ओवरऑल गुड, बढ़िया है नारायण जी, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, गौतम सर हमारे साथ